हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो आपको क्या लग रहा है ये कल ही वाली वीडियो? नहीं, ये कल नहीं, बल्कि ये वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले वीडियो मैं कल अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। ये वीडियो नंबर 2 है। मैं कल आपको इस वीडियो में, ये वीडियो नंबर 1 में ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताया था, 16 सवाल बताया था। तो मैं अभी सवाल तो मैं दिखा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, लेकिन समझने के लिए वीडियो जरूर पिछले देख लेना, ठीक है। इसके आगे मैं 16 तक बताया था, 17 से मैं आपको बता दूंगा, कम से कम 27-28 तक, ठीक है। और मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा ये डियर, कि आप के पास गाइड है, जहाँ तक पॉसिबल हो पा रहा है। जो मैं गेसिंग क्वेश्चन दिया हूँ, जो बंदा गेसिंग क्वेश्चन नहीं मिला उसको, तो प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ पे लिखा हुआ गेसिंग क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो गेसिंग क्वेश्चन वीडियो से नोट कर लो, ठीक है, और उसको अपने गाइड से मिला करके याद करना शुरू कर लो। मैं जहाँ तक हो पाऊँगा मेरे से मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कल का सवाल था, है ना। फिर ये देखो सवाल है हमारा, है ओके। ये सवाल देख रहे हैं आप, ये सवाल आपका देख लिए, तीसरा नंबर सवाल देखें यहाँ पे। और आगे मैं सवाल दिखा देता हूँ, जो बंदा नहीं पढ़े तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, स्क्रीनशॉट इसको ले लो। और अगर पूरी वीडियो समझनी अच्छी तरीके से तो पिछली वीडियो को अच्छी तरीके से देख लो, ठीक है। ये 8वां क्वेश्चन था, ये 9वां क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाया था। तो इतना दिलदार आपको टीचर मिलेगा जी। मैं आपको वीडियो बनाया और फिर वीडियो फिर से दिखा दे रहा हूँ, क्या कहना है। मजा आ रहा तो लाइक वेक कर देना डियर, ठीक है। 15 सवाल हो गया, 15 का था ये, 16 का। यहाँ तक मैं कल पढ़ाया था। 17 नंबर सवाल देखिए, चलिए समझते हैं ध्यान से। देखो, जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो ऑब्जेक्टिव क्लियर, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पढ़ना ही है, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत एकदम पैनी नज़र रख के पढ़ना है। मतलब एक एक सेंटेंस जो इम्पोर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। बोलता है कि बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन करें। बिहार विभाजन के बाद, जब बिहार विभाजन हुआ 1912 में, उसके बाद वन विस्तार में बिहार राज्य दयनीय स्थिति में आ गए। सॉरी, तो बिहार विभाजन हुआ 2000 में, जो झारखंड अलग हुआ बिहार से, ठीक है। तो ज़्यादा करके वन जो है ना झारखंड में चला गया है। तो बोला जा रहा है कि बिहार जो विभाजन हुआ ना, तो बिहार विभाजन के बाद वन विस्तार में बिहार राज्य दयनीय स्थिति में चली गई, ठीक है। क्योंकि वर्तमान बिहार में अधिकतम भूमि कृषि योग्य है। बिहार में जितनी सारे जो भूमि है, जो जमीन है, वो कृषि के लिए। अब बिहार कृषि प्रधान राज्य भी है, अब भारत भी है, बिहार भी है। मात्र 6764.14 हेक्टेयर में वन क्षेत्र यहाँ पे बच गया। कहाँ? बिहार में। एक मिनट, हाँ, बिहार में मात्र 6764.14 हेक्टेयर वन क्षेत्र बच गया। ये बात आप याद रखें, ऑब्जेक्टिव सवाल में बन सकता है कि कितना क्षेत्र बना हुआ, बचा हुआ है। अच्छा, ये सवाल तो आता है यहाँ, यह भौगोलिक क्षेत्र का 7.5%। ये सवाल आता है ऑब्जेक्टिव में कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र में वनों की प्रतिशत कितनी है, 7.1%, या कहीं कहीं 7% भी लिखता है, ठीक है। तो इसी के करीब में आपको आंसर देना होता है। बिहार के 38 जिलों में से 17 जिलों में से वन क्षेत्र समाप्त हो गया। मतलब टोटल 38 जिला में से 17 जो जिला है, 17 जिले में वन समाप्त। आप देखते हैं कौन कौन जिला से आप लोग हैं बिहार से, और क्या किए हैं आप अपने वनों को, है ना। पश्चिमी चंपारण, तो 17 खत्म हो गया। आप देखते हैं पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, नालंदा, गया, रोहतास, कैमूर और दरभंगा जिले में वनों की स्थिति कुछ बेहतर है। चलो, तो मैं नवादा एरिया में आता हूँ और नालंदा बगल में, जमुई बगल में, तो खैर ये सब बहुत बेहतर चल रहा। आप अपने अपने ज़िले के थोड़ा सा अच्छे करें तो बेहतर होगा, है ना। वन की लगाए, वन रोपे, वन लगाएं, बेहतर होगा। जो इनके अलावा जो पश्चिम चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, नालंदा, गया, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, इसके अलावा जो है वो मतलब चाहिए उनको ज़्यादा मेहनत करने के लिए, जिसका कुल क्षेत्रफल 3700 वर्ग किलोमीटर है। वन के नाम पर केवल झाड़ झुरमुट बच गए हैं, है ना। वन के नाम पे क्या होता है, अब मतलब झाड़ी है लगा हुआ, झुरमुट लगा हुआ, लोग उसको वन समझ रहे, जंगल समझ रहे। तो ये है बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति। चलिए, समुच्च रेखा से आप क्या समझते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, VVI क्वेश्चन है। समुच्च रेखा से क्या समझते हैं? देखिए, वे काल्पनिक रेखाएं, समुच्च रेखा क्या, काल्पनिक रेखाएं होते हैं जो मानचित्र पर पड़ता है। वे काल्पनिक रेखाएं जो मानचित्र पर स्थित उन सभी स्थानों को मिलाती है जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से समान हो, है ना। समुच्च रेखा किसको बोलता है? काल्पनिक रेखा है जो मानचित्र पर बताती है क्या, उन सभी स्थानों को मिलाती है जिनकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से समान हो, समुच्च रेखाएं कहलाती है। क्लियर है? मतलब कि एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो मानचित्र पर दर्शाई जाती है और मानचित्र पर उन सभी स्थानों को दर्शाती है जिनकी ऊंचाई जो है, वो जो स्थान को जो दर्शाती है ना जिस रेखा से, उसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से समान दर्शाती है, उसको बोलते हैं समुच्च रेखा, ठीक है। यानी कि समुच्च रेखा क्या दर्शाती है? समुच्च रेखा जो है किसी स्थान की ऊंचाई को दर्शाती है जो समुद्र तल से समान हो, यानी कि समुद्र तल के समान ऊंचाई के स्थान को दर्शाती है। मानचित्र पर इन समुच्च को बादामी रंग से दर्शाया था। किसको?
समुद्र तल के जो समान ऊंचाई के जो क्षेत्र है ना, जो स्थान है, उसको किस रंग से दर्शाया जाता है? बादामी रंग से दर्शाया जाता है। इसका प्रतिपादन एक एक्चड अभियंता एनक्रिस ने 1730 में किया था। ओके, तो ये है इसका समुद्र रेखा के से आपका समझते इसका अच्छा से डिफिनेशन। ओके, बिहार के नहरों होगा, बिहार के नहरों के विकास से संबंधित समस्याओं को लिखें। बिहार के नहरों के विकास के संबंधित समस्याओं को लिखें। देखिए, बिहार में जल संसाधन का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई गृह उद्योग में संस्थाओं में होता है ना। बिहार में जो संसाधन है ना, इसका ज़्यादा करके उपयोग होता है सिंचाई में होता है, खेत वगैरह के लिए है ना, गृह घर में, औद्योगिक संस्थाओं में वो होता है। ठीक है, यहाँ सिंचाई का महत्वपूर्ण साधन क्या है? नहर। बिहार में नहर, पोखर, तालाब तो है, लेकिन नहर ज़्यादा मिलेगा आपको बिहार में। लेकिन यहाँ के मैदानी हिस्सों में जहाँ नहरों का विकास हुआ है, जिसमें वर्ष भर नहरों का पानी नहरों के रख रखाव के अभाव में ही नहीं रहता है। ठीक है, क्या बोला? जहाँ नहरों का विकास हुआ है वहाँ जो वर्ष भर का पानी नहरों का जो पानी है उसका रख रखाव जो है अभाव है, मतलब पानी टिक नहीं रहा, नहर में निकल जा रहा। हाल के वर्षों में नहरों की मरम्मत नहीं की जाने के कारण उनमें कई वर्षों से मिट्टी भरे रहने के कारण और समय पर नहरों में पानी नहीं छोड़े जाने के कारण आज नहर बिहार के विकास मार्ग में महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं कर पा रही। तो बिहार में नहर के विकास के संबंधित समस्या बताना है कि समस्या क्यों, बिहार के नहर के विकास के पीछे क्या समस्या है? समस्या यही है कि नहर तो बनवा दिए सरकार, ठीक है, लेकिन उनका रख रखाव नहीं हो पा रहा, पानी जो उसमें आ रहा सब खत्म हो जा रहा, मतलब बह जा रहा, उसका जो ठीक ढंग से जो जिस तरह रख रखाव है वो नहीं हो पा रहा। ठीक है, और मिट्टी भर जा रहा है ना, मिट्टी भर जाने के कारण क्या नहर का पता नहीं चला कि नहर है कि रास्ता है कि नाला है, ऐसे होता है ना, नहर है कि नाला है पता नहीं चल रहा। तो ये जिम्मेदारियां जो है सरकार को होनी चाहिए, तो ये खत्म होती जा रही, जिसके कारण अब नहर जब पानी बरसात जब नहर से पानी गुजरता है तो लगता है कि ये तो नाला का पानी गुजर रहा है, तो नहर एक नहर टाइप का नहीं होने लगा है। अब वो उसकी जो महत्व है ना, उसकी जो भूमिका है वो अदा नहीं कर पा रही है। तो नहर, अब नहर क्या करेगी बेचारे, तो सरकार जब यहाँ पे ध्यान नहीं दे रही तो नहर क्या करेगी। भारत में सड़कों के प्रादेशिक वितरण का वर्णन करें। भारत में सड़कों के प्रादेशिक वितरण का वर्णन करें। अब देखिए बताते हैं यहाँ पे, इसमें से बहुत आपको ऑब्जेक्टिव सवाल मिलेगा डियर। भारत में सड़कों के प्रादेशिक वितरण में काफ़ी असमानता है। भारत में सड़क जो है अलग अलग जगह अलग टाइप का मिलेगा। देखिए, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से देश में महाराष्ट्र पहला स्थान है। पहला ऑब्जेक्टिव सवाल, सबसे ज़्यादा पक्की सड़कों की लंबाई कहाँ है, किस राज्य में? महाराष्ट्र में। इसके बाद दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। कौन? पक्की सड़कों में। उसका उड़ीसा जो है तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, तो बिहार तो नहीं, लेकिन उड़ीसा तीसरे नंबर पर आता है पक्की सड़कों में। तो पहला नंबर महाराष्ट्र आता है पक्की सड़कों में, उत्तर प्रदेश दूसरा नंबर में, उड़ीसा आता है तीसरे नंबर पे। पक्की सड़कों की सबसे कम लंबाई वाला राज्य है वो है लक्षद्वीप। देखिए एक जीके यहाँ बनेगा, पक्की सड़कों की सबसे कम लंबाई वाला राज्य कौन है? लक्षद्वीप है। जिसकी राजधानी क्या है? जिसकी राजधानी आपको लिखना है होमवर्क में। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी। सड़कों की घनत्व की दृष्टि से केरल प्रथम राज्य। घनत्व क्या बोलते हैं? घनत्व बोलते हैं जहाँ कम जगह पे ज़्यादा हो, है ना, जगह कम है और वहाँ पे ढेर सारा सड़क बना, इधर से भी मतलब इधर सब जगह सड़क, उसको बोलते हैं घनत्व। जैसे बिहार जो है जनसंख्या घनत्व पहला नंबर पे है, यानी कि जगह कम है लेकिन आबादी बहुत ज़्यादा। 1 किलोमीटर पे 1000 से ज़्यादा आदमी रह रहा, औसतन देखा जाए तो। ठीक है, तो प्रथम राज्य केरल है सड़कों के घनत्व की दृष्टि से। गोवा दूसरा नंबर पर आता है और उड़ीसा आता है तीसरा नंबर पर। लीजिए, इसीलिए तो सड़कें उड़ीसा में तीसरा नंबर पर आता है। उत्तरी पूर्वी राज्यों में त्रिपुरा प्रथम, नागालैंड दूसरा स्थान पर। कौन? सड़कों की घनत्व में उत्तरी पूर्वी राज्य में त्रिपुरा जो है पहला नंबर पर आता है और नागालैंड जो है वो दूसरा नंबर पर आता है सड़कों की घनत्व में। तो याद रखें कि अगर उत्तरी पूर्वी राज्य बोला जाए तो त्रिपुरा पहला नंबर पर आता है। और अगर घनत्व में सबसे ज़्यादा राज्य किस राज्य में सबसे ज़्यादा घनत्व सड़कों की घनत्व किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो केरल हो जाएगा। ठीक है, और किस राज्य में सबसे ज़्यादा पक्की सड़कों की लंबाई है, वो है महाराष्ट्र में। और सबसे कम अगर बोला जाए तो क्या है? लक्षद्वीप। अगला सवाल बोलते हैं, बिहार की जनसंख्या सभी जगह एक समान नहीं है, स्पष्ट करें। आखिर बिहार की जनसंख्या एक जगह समान क्यों नहीं? कहीं तो बहुत जगह छोटा सा एक गांव है, कहीं बहुत बड़ा गांव है, कहीं पे पूरा चटियल मैदान है, कहीं बहुत बड़ा शहर बसा हुआ। तो आखिर क्यों ऐसा है? यहाँ जनसंख्या के असमान वितरण का मुख्य कारण यह है कि आर्थिक सामाजिक परिवेश के भौतिक विविधता, मतलब आर्थिक अलग अलग इनकम होने का जरिया अलग अलग। शहरों में इनकम हो रहा तो सब इनकम शहर की ओर भाग रहा। सामाजिक के तौर पे है, परिवेश अपना अपना दिख रहा, भौतिक विविधताएं पाई जाती है, जिसके कारण ये अलग अलग मतलब जनसंख्या अलग अलग दिख रहा। जहाँ भी धरातल
जहाँ भी धरातल समतल जलोढ़ एवं मैदानी है वहाँ घनी आबादी। जहाँ की धरातल एक जलोढ़ मैदानी मतलब मैदानी है ना, वहाँ पे आबादी क्या है, घनी है। जहाँ कृषि कार्य प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है वहाँ जनसंख्या अधिक है ना। जहाँ पे कृषि ज़्यादा हो रहा, प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा, जैसे पटना सबसे बड़ा राज्य है, प्रति व्यक्ति आय वहाँ ज़्यादा है, तो वहाँ आबादी ज़्यादा। लोग गांव से उठ कर शहर बस में आके बस रहे है ना। आप अपने शहर में देखो, आप अगर इनमें से कोई बच्चे होंगे जो शहर में रह रहे होंगे, जो शहर में जैसे कि आपका पूर्णिया हो या जो भी शहर हो, नवादा हो, गया हो, जमुई हो या समस्तीपुर जो भी हो या पटना हो, तो उस शहर में आप देखें तो जो लोग बस रहे, नए नए घर बन रहे, बिल्डिंग बन रही है, ठीक है। तो वहाँ के जब पता चले कि वो लोग कहाँ से आ रहे थे भाई, तो कोई गांव से आ रहे, बिंदेखलपुर से आ रहे हैं ना, तो चितरंजनपुर से आ रहे हैं, भागलपुर के गांव से आ रहे हैं, मतलब कहाँ कहाँ से आ करके जो है रह रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ मतलब विकास हो रहा है इस तरह से। इस तरह आबादी मतलब क्या है, एक जगह समान नहीं है। जहाँ पे खाने पकाने का साधन मिल रहा है वहाँ पे लोग चले जा रहे हैं, जहाँ पे गरीबी है, जहाँ पे देख कुछ नहीं हो पा रहा वहाँ से लोग खाली कर दे रहे हैं। खादर एवं बांगर मिट्टी में क्या अंतर, बहुत अच्छा यहाँ पे सवाल है और आपको लिखना भी जरूरी चाहिए। देखिए खादर बांगर मिट्टी में, आप चाहो ना इस सवाल को खादर इधर और बांगर इधर करके लिख सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। फिलहाल इसमें मैं ऐसा नहीं किया हूँ, आप चाहो तो लिख सकते हो। देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं जो मैं लिखा हूँ। बांगर क्षेत्र पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाला भूभाग होता है। बांगर क्षेत्र क्या होता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाला भूभाग होता है, जबकि खादर नई और बाद मैदानी वाले मिट्टी का क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे बाढ़ लिखा होता, बाद में कर रहा था, बाढ़ लिखा हुआ, ठीक है। तो देखो बांगर क्षेत्र पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाला एक भूभाग होता है, जबकि खादर जो होता है नई और बाढ़ मैदानों वाली मिट्टी का क्षेत्र नया। तो याद रखिए बांगर जो होता है वो पुरानी मिट्टी वाली जलोढ़ मिट्टी वाली होती है और बांगर जो है नई जलोढ़ मिट्टी वाली होती है, ठीक है। दूसरा अंतर है कि बांगर क्षेत्र की जलोढ़ मिट्टी लगातार एकत्रित होती रहती है। बांगर जो क्षेत्र है वहाँ जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, लगातार एक जगह जमा होती रहती है, जबकि खादर क्षेत्र की मिट्टी लगातार बदलते रहते हैं। मतलब बांगर जो है ना बस एक ही जगह पे रहता है, एक ही जगह पे सारी मिट्टियाँ जमा होती रहती है बांगर में, लेकिन खादर में क्या होता है, मिट्टी जो है बदलती रहती है। बांगर क्षेत्र की मिट्टी उपजाऊ नहीं होती, लीजिए बांगर क्षेत्र की मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ नहीं होती, जबकि खादर क्षेत्र की मिट्टी उपजाऊ होती। कितना आसान सवाल है ना। कोई दिक्कत लगेगा इसमें याद करने में कि बांगर क्षेत्र की मिट्टी उपजाऊ नहीं होती, खादर की मिट्टी उपजाऊ होती। आप इसे याद कर लो, देखो खादर है, खादर मतलब अच्छा वाला, बांगर से मतलब खराब वाला। तो खादर उपजाऊ मिट्टी होती है, बांगर उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है, ठीक है। खादर मिट्टी जो होता है उसकी लगातार बदलती रहती है, अब बांगर मिट्टी जो है वो क्या होती है, एकत्रित जमा होती रहती है। फिर बोले खादर मिट्टी नई होती, नई और बाढ़ मैदानों द्वारा मिट्टी का क्षेत्र होता है। अब बांगर मिट्टी एक जगह जमा होता है, भूभाग एक ही जगह पे जमा है तो जमा है, यही पुरानी मिट्टी हो गया। बांगर पुरानी, खादर नहीं, ये बात याद रखना। अगला सवाल है मुंबई हाई तेल उत्पादक क्षेत्र का परिचय दीजिए। 1973 से आरंभिक की यह तेल क्षेत्र वर्तमान में सबसे अधिक तेल उत्पादन वाला क्षेत्र है। महाराष्ट्र राज्य में अब अरब सागर में स्थित इस तेल क्षेत्र से प्राप्त तेल साफ होने के लिए ट्रांबे मुख्य रूप से भेजा जाता है। तो याद रखेंगे ट्रांबे कहाँ है, मुंबई में है। मुंबई हाई कहाँ है, महाराष्ट्र में। कब स्थापना हुई, 1973 से ये स्थापना हुई। और भारत का सबसे बड़ा है ना, सबसे अधिक, भारत का सबसे बड़ा जो है तेल उत्पादक क्षेत्र है तो वो है नहीं, तेल सबसे बड़ा नहीं है, वो तो डिगबोई में है। सबसे अधिक तेल उत्पादन वाला क्षेत्र बोला जाए, सबसे अधिक तेल उत्पादन वाला क्षेत्र है, ठीक है। और इस तेल से प्राप्त होने वाला तेल साफ होता है मुख्य रूप से कहाँ भेजा जाता है, ट्रांबे में तेल साफ होता है। वर्तमान में यहाँ से प्रतिदिन 2,05,000 बैरल कच्चे तेल का उत्पादन होता है। प्रतिदिन रोज इतना बैरल तेल जो है उत्पादन होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बम्बई हाई तेल जो कि महाराष्ट्र में। अगर पूछा जाए सबसे पहला पेट्रोलियम वाला जो जगह है, तेल वाला जगह, वो डिगबोई असम में पड़ता है। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, देखिए हरित क्रांति, हरित के मतलब समझ लो पौधा, पेड़ पौधा होता है ना, क्रांति आ गया उसमें, वो मतलब पेड़ पौधा गाछ वृक्ष नहीं समझना, पेड़ पौधा मतलब खाने होने वाला, अनाज वाला। भारत में अधिक अन्न उत्पादन के लिए उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों, सिंचाई के साधनों को अपनाने पर जोर दिया गया था ना। भारत में एक बार क्या होता ना कि उन्नत बीज, अच्छी किस्म का बीज जिससे ज़्यादा मतलब फसल उग सके, रासायनिक उर्वरक, अच्छे प्रकार से उर्वरक हो, साल्फेट जिसको बोलते हैं है ना, अच्छे प्रकार के हो, कीटनाशक, कीटों को मारने वाला, सिंचाई के साधनों को अपनाने पर जोर दिया गया। इस कारण जब हुआ, तब जब ऐसा किसानों ने किया तब फसलों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ी है ना, काफ़ी फसल की वृद्धि हुई। गेहूँ जैसे खाद्य उत्पादन में जो गुणवत्ता में वृद्धि हुई,
तो गेहूं सबसे ज़्यादा कृषि हरित क्रांति जो है किस फसल में आई थी, गेहूं में आई सबसे ज़्यादा, क्योंकि गेहूं सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी। और इस कृषि के क्षेत्र में जो क्रांति आई ना, बोलते क्रांति आ गया। क्रांति मतलब क्या समझ रहे हैं, क्रांति मतलब जंग मत समझिएगा। क्रांति मतलब जैसे बोले हम, मैं क्रांति लाने वाला हूँ, मतलब हम सब ग्रुप मिलकर के एग्जाम में टॉप करने वाले हैं, इतिहास का नाम बदलने वाले हैं, अपने गांव का नाम बदलने वाले हैं, ये होता क्रांति। अगर आप 10 बच्चे हैं एक गांव से, तो 10 मिलकर ऐसा पढ़ाई कर रहे हो कि बोले हम क्रांति लाएंगे इस गांव में, इस गांव का नाम रोशन करना है, क्रांति लाना है। एक क्रांति लाने से इनकलाब लाना है, क्रांति मतलब इनकलाब, है ना। वाह वाह, जय जय जहाँ हो। ओके, चलो नई औद्योगिक नीति के मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिए। नई औद्योगिक नीति का, देखिए नई औद्योगिक नीति 2006 के आने से वर्तमान राज्य सरकार द्वारा नए निवेशकों को प्रोत्साहन करने के लिए एक कदम उठाए गए कदम के बाद इस पर क्षेत्र में काफ़ी उत्साह बढ़ा है। किसमें, नई आर्थिक नीति में। राज्य में निवेश के 245 प्रस्ताव हुए हैं, जिनमें 57.84 हज़ार करोड़ रू निवेश प्रस्तावित हुए हैं। करोड़ रुपया होगा, सॉरी यहाँ पे रुपया होगा, ठीक है। जिसमें 57.84 हज़ार करोड़ रुपया जो है निवेश प्रस्तावित हुए हैं। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड इनमें से 115 प्रस्तावों को अनुमोदित भी कर चुका है, जिनमें कुल 40.72 हज़ार करोड़ रुपया का निवेश प्रस्तावित है। तो नई औद्योगिक नीति के मुख्य बिंदुओं, आखिर नई औद्योगिक नीति में मुख्य बिंदु बताना है, ये सब बिंदुएं हैं नई औद्योगिक नीति की। अगला सवाल बोलता है क्या, खाद्य सुरक्षा से क्या समझते हैं। खाद्य मतलब जो सामान खाते हैं, जो हम लोग खाद खाते हैं ना, चावल दाल जो भी है ना, तो उसकी सुरक्षा करना है, उसको क्या कहते हैं। खाद्य सुरक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोजन को विशेष तरीके से, एक अलग तरीके से संग्रहित किया जाता है, या तैयार किया जाता है, या नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। संग्रहित करना, एक जगह जमा करना, उसका तैयार करना और कंट्रोल भी करना। क्यों, क्योंकि ताकि भोजन के कारण होने वाली बीमारियों को रोका जा सके, और हमारे पीढ़ी में आने वाले किसी प्रकार का अगर संकट आ गया तो हम खाद्य सुरक्षा, अगर खाद हम सुरक्षित रखते हैं तो आने वाले जो समय में इस खाद का हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये खाद्य सुरक्षा, सिंपल से लैंग्वेज में लिखना डियर। खाद्य सुरक्षा का अर्थ ये है कि भोजन को नए नए तरीके से सुरक्षित करना, सुरक्षा प्रदान करना, जिससे ताकि किसी प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न ना हो, और अगर किसी प्रकार की कोई संकट अगर आ गई है ना, अकाल आ गया है, तो हम सुरक्षा, अगर मेरा खाद मेरा सुरक्षित है तो हम उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये सब आपकी बातें लिखना है। सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, लास्ट सवाल मेरे ख्याल से, इसके बाद तो सवाल नहीं है। हाँ, काला हो गया। सौर ऊर्जा का, अब मैं आपको अंतरिक्ष पे ले जाऊंगा डियर, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं आपको अंतरिक्ष पे ले जाने वाला हूँ। कौन कौन जाएंगे अंतरिक्ष पे, रेडी रहना। अंतरिक्ष पे जाने के लिए तैयार हो जाओ। सौर ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए एक सोलर प्लेट का उपयोग करते हैं। बोला सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, सोलर जो लगाते हैं ना घर में सोलर, उसमें एनर्जी कैसे उत्पन्न होता है। तो हम एक सोलर प्लेट लेते हैं जहाँ एन टाइप पी टाइप के अर्धचालक का बना होता है, ठीक है। यह प्लेट सूर्य प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करता है ना। सूर्य प्रकाश से क्या लेता है, ऊर्जा लेता है। देखते हैं सोलर ऊर्जा कहाँ लगाते हैं, सूर्य की रोशनी में लगाते हैं, छत पे लगाते हैं, और अपने पास संग्रहित करता है। मतलब सूर्य से एनर्जी कंट्रोल लेता है और अपने पास क्या करता है, उसको जमा करता है, जिसका विभिन्न कार्यों में उपयोग भी करते हैं। अब वही जो एनर्जी जो जमा हुआ ना, विद्युत धारा में पलट जाता है। यानी कि जो सौर ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा आया और उसमें इलेक्ट्रिक पैदा हो जाता है, जमा होने के बाद का तो इलेक्ट्रिक पैदा हो जाता है, इससे विद्युत धारा पैदा होता है। अब देखिए यह ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ये याद रखो, सवाल आता है कि सौर ऊर्जा क्या है, गैर पारंपरिक स्रोत है। सौर ऊर्जा का प्राकृतिक मुफ्त है, उपहार है ना, फ्री मिलता है। जिसको चाहो जितना चाहो बना लो सौर ऊर्जा, किसी का कोई रोकने का अधिकार नहीं, कोई नहीं रोक सकता है। जितना ऊर्जा चाहो आप बना सकते हो। यह ऊर्जा से प्रदूषण नहीं, बिल्कुल ये ऐसी ऊर्जा है डियर, सूर्य के प्रकाश से, जिससे कोई प्रदूषण नहीं फैलता। तो यही है सौर ऊर्जा का उत्पादन का तरीका। अब चलिए अंतरिक्ष पे ले आता हूँ। आ गया अंतरिक्ष पे, पूरा काला काला दिख रहा है, बिल्कुल अंतरिक्ष पे काला इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ तो वायु नहीं है डियर। ओके, तो कैसे लगे आपको मेरी, मजा है वीडियो देखने में, मजा आया, अंधेरा लग रहा है पूरा, तो वीडियो मजा आया देखने में। तो चलो मैं अब वीडियो को लास्ट करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सभी का स्क्रीनशॉट लेना, कॉपी में लिख लेना। ओके डैट्स ऑल। कैसे लगी वीडियो, लाइक तो पक्का जरूर करना। ओके बाय, खुदा।